subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल फाइन। मैं हूं मलिक हक नवाज, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की दूसरी एग्जांपल को सॉल्व आउट करते हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है कि बाज़ औक़ात ना हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में सही तरह से उसको नहीं बता सकते कि हम उस इक्वेशन को कैसे हल करेंगे। तो आज क्योंकि वो एग्जांपल भी हमारे पास वो अमोनिया सिंथेसिस की ही है, मतलब उसमें नंबर ऑफ मोल जो है ना वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेम नहीं है, वेरिएबल हैं। तो इसमें वो ये जो एग्जांपल है बिल्कुल क्लियर होती है कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स का मेथड भी इससे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अमोनिया सिंथेसिस। आप लोगों को पता है कि जब हम नाइट्रोजन का रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, 1 मोल नाइट्रोजन होता है, 3 मोल हाइड्रोजन होते हैं। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट देंगे तो हमारे पास 2 मोल जो है अमोनिया के बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बेसिकली हाबर ने ही बताया था, तो इस प्रोसेस को हम हाबर प्रोसेस भी कह सकते हैं। मतलब ये जो अमोनिया सिंथेसिस है आल्सो नोन एज हाबर प्रोसेस, यानी इसको हम हाबर प्रोसेस भी कह सकते हैं। हाबर प्रोसेस ये क्या होता है, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन यानी N2 प्लस 3 मोल हाइड्रोजन, इनको आपस में मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक आयरन ऑक्साइड वगैरह, या मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट होता है, या फिर हम मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना यूज करते हैं। और इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट देंगे तो हमारे पास 2 मोल अमोनिया जो है ये तैयार हो जाएगी, NH3। अब बात ये है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है। मैंने आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिखी है ताकि आप लोग इसमें नंबर ऑफ मोल्स को सही तरह से क्लियर कर पाए। तो देखें, सेम वही मेथड है पहले वाला। जब हमारे पास ये टाइम होता है ना 0, तो आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्योंकि ज़्यादा होती हैं, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास होती है, प्रोडक्ट्स बिल्कुल 0 क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। फिर जैसे टाइम गुजरता जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब रिएक्टेंट्स जो है वो फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में कांस्टेंट हो जाती है। तो वो जो कांस्टेंट होती है ना, उस टाइम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो उस टाइम फिर हम क्या करते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है केसी को वो निकालते हैं। लाइक देखें, जब टाइम हमारे पास 0 होता है ना, तो हमारे पास ये N2 ये रिएक्टेंट A है, यानी इसके A मोल कंसंट्रेशन है, और ये हमारे पास लिखेंगे B मोल, प्रोडक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास 0 मोल। यानी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो होती है जबकि प्रोडक्ट 0 होती हैं। और जब ये टाइम, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, यानी जब टाइम गुजर जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो चुका होता है, तो रिएक्टेंट जो होती है ना वो 50% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, और दोनों की जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो चुकी होती है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ये एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये हमारे पास आ जाएगा A-X। ये हमारे पास A-X है। मतलब ये याद रखना हमने कि जब इक्विलिब्रियम की बात की जाती है ना, तो जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ना वो x के साथ लिखे जाते हैं। मतलब इसका नंबर ऑफ मोल 1 है तो A-1x ये आएगा, जितनी भी हमारे पास इक्वेशन आएंगी। तो अब क्योंकि इसके पास 1 नंबर ऑफ मोल है तो A-1x एक ही बात है, या 1 उसको ना भी लिखें तो इसका कोई इशू नहीं होता। तो इसी तरह अब ये B है हमारे पास, ये B- अब ये क्योंकि 3 मोल है तो यानी कि x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। यानी ये इक्वेशन समझाना इसलिए लाजमी है ताकि आप लोग इसके मुताबिक बाकी भी इक्वेशन जो है इजीली सॉल्व आउट कर सकें। तो देखें, ये हमारे पास -3x है क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल 3 है। ठीक है, इस तरह इधर तो x आना चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ना आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की, हम इसको क्या करते हैं, ये कंसंट्रेशन है इसको स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है, या इसका जो हमारे पास यूनिट होता है कंसंट्रेशन का N/V, नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम।
तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, यानी C इज इक्वल टू ये हमारे पास मोल, ये आ जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर, यानी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। तो मतलब हम जो है इस इक्वेशन जो हमारे पास ये आ चुका है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इसको वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, यानी A माइनस एक्स ओवर वी, यानी अब ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह B माइनस 3x ओवर वी, इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर वी, यानी हमने वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम पे डिवाइड करने के बाद आप लोगों को बताया हुआ है कि फिर आप लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की, हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे, यानी इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये हमारे पास इसका जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता है हमने वो लिखना है। अब तो ये क्या होगा हमारे पास, ये लिखेंगे के सी इज इक्वल टू, और आप लोग को पता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो ऊपर आ जाती है, मतलब नोमिनेटर में, और जो रिएक्टेंट्स होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, वो डिनोमिनेटर में। मतलब ये हमारे पास NH3, ये इसका बन जाएगा स्क्वायर, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो स्क्वायर में चले जाते हैं, पावर बन जाती है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आएगा N2, ये हमारे पास N2, और ये हमारे पास आएगा H2, ये वाला पॉइंट, और ये 3 क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल हैं ये, तो इसकी पावर बन जाएगी यानी क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। मतलब ये हमारे एक पॉइंट इसमें ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि हमारे पास ना इसमें नंबर ऑफ मोल जो है रिएक्टेंट्स के इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी बराबर नहीं है। फिर जो है इसकी जो हमारे पास KC के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे पास पोजीशन जो है इसकी इक्विलिब्रियम की ये डिस्टर्ब जरूर होती है, लेकिन इसका ओवरऑल रिजल्ट KC के बराबर आ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं 4 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब इसका कोई ना कोई यूनिट भी जरूर होगा, और इसकी जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की उसके ऊपर भी वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व आउट करते हैं। तो देखें ये हमारे पास जो है KC ये आ जाएगा, KC इज इक्वल टू, अब N3 का स्क्वायर है, यानी ये हमारे पास 2x ओवर v का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास N2 है। देखें ये a माइनस एक्स ओवर v, ये लिखेंगे a माइनस एक्स ओवर v, इसी तरह ये H2 का क्यूब है, यानी b माइनस 3x ओवर v, ये हमारे पास b माइनस 3x ओवर v का क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह हम इसको फर्दर लिखते हैं KC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास आएगा a माइनस x और ये b माइनस 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये देखें v का क्यूब है और ये v1, यानी ये हमारे पास v की पावर 4 आ जाएगी। अब हमने फर्दर क्या करना है, तो ये KC इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो v की पावर 4 ऊपर आ जाएगी, यानी v की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आएगा a माइनस एक्स और ये आएगा b माइनस 3x का क्यूब। ठीक है, अब देखें इसमें ये v स्क्वायर है और ये v4 है, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 इसके बच जाएंगे। मतलब KC इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डॉट v स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर डॉट v स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास a माइनस एक्स और ये हमारे पास b माइनस 3x का क्यूब।
b माइनस 3x का क्यूब। अब देखें ये हमारे पास आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि KC, तो इसके ऊपर तो वैसे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, लेकिन उसमें जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन है तो उसके ऊपर वॉल्यूम का इफेक्ट होता है, लेकिन उसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो KC के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो फिर इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है उसके ऊपर वॉल्यूम का इफेक्ट हो रहा है। एक बात और भी याद रखनी है हमने कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हो प्रोडक्ट से, फिर V का स्केयर जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ आएगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम हो प्रोडक्ट ज्यादा हो तो फिर जो वॉल्यूम है वो फिर नीचे की तरफ आता है। ठीक है, यानी उधर डिस्टर्ब करेगा, KC वही कांस्टेंट रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनका ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो फिर KC के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी, क्योंकि अगर ये एग्जांपल हमें समझ आ जाए, बड़ा आसान सा मेथड होता है, तो बाकी जितनी भी इसकी एग्जांपल्स इसके साथ मिलती जुलती होती हैं वो हम इजीली समझ सकते हैं। तो इसमें एक स्टेप याद रखना है आपने, बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल वाज़ेह करना था आप लोगों से, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखें, जब आप लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं ना, तो x के साथ आप लोग जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो लिख दिया करें। अब देखें, इसका कोई नहीं, एक है तो एक लिखें या ना लिखें, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके 3 थे तो मैंने देखें 3 ये लिखा हुआ है, इस तरह इसके 2 हैं तो देखें मैंने ये 2 लिखा हुआ है। फिर आप लोग इन एग्जांपल को सही तरह से हल कर पाएंगे, अदरवाइज फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, फिर इसका जो रिजल्ट हमारे पास होता है वो सही नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जांपल को सही तरह से हल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इनको घर बैठ के हल करेंगे तो ये क्लियर तरीके से आप लोग इसका कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डिलीवर करेंगे, तो दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।